पैकेज इसी तरह से करेंगे ना मॉड्यूल को। हाँ, लाइब्रेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी कई बार होती हैं। लो डैश करता क्या है? एरेज वगैरह उसमें लिखा हुआ था कि एरेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मैंने उसमें ज़्यादा मुझे समझ में तो आया नहीं था क्योंकि अभी तो जस्ट चल ही रहा था। ओके। कौन सा वाला बताया आपने? LODASH। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या एरर आ रहा था आपको? एक मिनट में आपको दिखाऊं। एक मिनट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं क्या आपको? हाँ जी, कर लो। एक एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है मुझे। है ना, दिख रही है ना? एक मिनट। npm install। अब हो गई है। अब हो गई है। रात में मैंने करने बैठा था, रात में नहीं हुई, मैंने खूब कोशिश की, नहीं हुई। ओहो, ओके। ठीक है, चलो आप ट्राई करना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है बता देना। ठीक। और मैं आपको ये जल्दी से बता देता हूँ मैंने जो किया है, सो दैट मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि हाँ, हाँ। आपने वो बोला था एक्सटर्नल, मतलब 99% ऑफ टाइम्स हम अपने मॉड्यूल्स नहीं बनाते अनलेस हम बहुत बड़ी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। बट हाँ, हाँ, अगर बनाने हो तो एक, हाँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्टॉप। जैसे आपको अलोक, इसके अंदर आपको, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, लो डैश वाला। आप एक डायरेक्टरी बनाओगे टेस्टिंग एन पी एम, राइट? उसके अंदर आप एक डायरेक्टरी बनाओ कलर। मैंने एक मॉड्यूल देखा था कलर करके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कलर्स, ओके, राइट। ये मॉड्यूल है, इसमें एक क्लास है। ये करता क्या है कि कुछ कलर्स सेटअप करता है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्लास बना के जैसे इसमें एक नेम ले लिया, एक कलर का कोड ले लिया। हम्म। कलर का कोड है ये, और नेम है ये। और फिर कोई भी रैंडम कलर निकाल के आपको दे देता है, हाँ जी, मैथ डॉट रैंडम यूज़ करके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरी इसकी लॉजिक है। ये अगर आप, हाँ जी। जैसे आपने ये इंडेक्स डॉट जे एस में सेव किया, देन सेव इट टू, वो जो आपने कलर्स फोल्डर बनाया, वो इसके अंदर कलर्स फोल्डर बनाया, इसमें सेव कर दिया। ओके। फिर हाँ जी। आप, ये इधर है ये ट्यूटोरियल। कहाँ पे? मैं देख लेता हूँ बस एक मिनट। नेट पे है ये? हाँ, अभी खुल रहा है। मैं आपको इसका, अच्छा।
पहले से अभी से आ गए। इसको आप इसमें टर्मिनल में खोलो, npm init -y, वही जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वो ये पूरा पैकेज डॉट जेसन बन गया। इसके बाद आप वो index.js इधर सेव करो और अगर आपको सीधे नोड कमांड लाइन पे चलानी है तो आप ऐसे चला सकते हो सॉरी। पहले आपने ये जो इसमें index.js बनाई है उसे रिक्वायर किया। जब आप रिक्वायर करोगे तो वो बता देगा कि क्या क्या इसमें है। एक तो गेट रैंडम कलर्स फंक्शन है और एक ये इसका वो है स्टैटिक ब्लॉक जिसमें इंस्टेंशिएट होता है। फिर आप इसको जो इसमें फंक्शन कॉल है रैंडम कलर वाली वो कॉल करोगे तो ये एक रैंडम कलर आपको बना के दे देगा, ये वाला। अब आप फिर से करोगे तो दूसरा कोई दे देगा रैंडम, मतलब ये इसका फंक्शन है कि कोई रैंडम कलर आपको निकाल के दे दे फ्रॉम अमंग दीज 6। अब आपको मान लो ये किसी अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है विच इज़ व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू यस्टरडे। तो आप एक इससे बाहर आओ, एक नई डायरेक्टरी बनाओ, कॉल इट आलोक। लेट्स से दिस इज़ योर एप्लीकेशन। आप आलोक में जाओ, यहाँ आप पहले इनिशियलाइज करो, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करो। कहाँ गया जो आपके इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन बन गया है। इसके अंदर अब आपको कलर्स इंस्टॉल करना है। अभी आप ये जो होगा इसके अंदर आलोक, इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी, राइट। नाउ टू इंस्टॉल कलर्स यू हैव टू डू दिस। अब इसके अंदर कलर्स आ गया, ये इसका पाथ भी आ गया और इसमें वर्जन नहीं आया। तो नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि जैसे मैंने 2 जेएस फाइल बनाई थी, तो जैसे अगर मेरे अपने केस में देखता हूँ, एक में अलग प्रोग्राम चल रहा है, दूसरे में अलग प्रोग्राम चल रहा है। तो जब हम उसको रिक्वायर करते हैं तो जब रिक्वायर करते हैं तो वो डिपेंडेंसी आनी चाहिए ना पैकेज के अंदर कि भाई हाँ मैं ये J1 मतलब ये दूसरा जेएस फाइल है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ तो उससे ये डिपेंडेंसी है उसकी। हाँ, ये आ गई ना, ये देखो हम्म, पहले खाली थी, अब इसके अंदर ये आपके आलोक वाले उसके अंदर पड़ा हुआ है पैकेज डॉट जेसन। इसके अंदर जब मैंने इसको ये इंस्टॉल किया हम्म, ये कलर को, तो इसने ये डिपेंडेंसी ये इस सेव ऑप्शन से इसके अंदर ये डिपेंडेंसी डाल दी। अब आप इसको अपनी जेएस में यूज़ कर सकते हो। यहाँ आप मान लो एक नई, ये आलोक है ना, हाँ, इसके अंदर एक नई फाइल बनाओ। इस नई फाइल के अंदर आप उसको यूज़ करोगे तो यूज़ कैसे करना है आपको, ये अब ये रिक्वायर जो है ये आपके कलर वाली लाइब्रेरी को रिक्वायर कर रहा है। इससे आपने एक रैंडम कलर निकाला और ये कंसोल में फिर प्रिंट कर दिया जो रैंडम कलर आपने निकाला। अब इससे मतलब जैसे आप पहले चला रहे थे वैसे ही चलाना है। आलोक, ये आलोक फोल्डर में आप इसको डालो test.js और इसे यहाँ से ये देखो, ये आपका कंसोल पे आने वाला था। यू शुड नॉट यूज़। मैं इसे एक बार करके देखता हूँ आज से। हाँ, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप इसे, ये जो लिंक है ना, इससे स्टेप बाय स्टेप चलाना, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसे देख लेता हूँ। पर मुझे इतना तो समझ में आ गया, वो इसीलिए नहीं चल रहा था कि कल मैं जब पढ़ रहा था इसको डिपेंडेंसी की वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि वो मॉड्यूल वहाँ उसके अंदर है नहीं। अलग से एक ये जेएस फाइल है, तो वो जेएस फाइल उसको कॉल नहीं करेगा। जब तक वो उसके अंदर डिपेंडेंसी के अंदर वो नहीं आएगा तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा।
हाँ बिल्कुल, ये जो आप पैकेज डॉट जेसन है ना, वो इस ऑप्शन से आता है। इंस्टॉल करके वो जिस डायरेक्टरी में है उसके पैकेज डॉट जेसन में उसकी डिपेंडेंसी इस माइनस माइनस सेव ऑप्शन से आती है। हाँ हाँ। ये आई थिंक शायद आप नहीं कर रहे थे, मेरे को याद नहीं है। नहीं, ये नहीं कर रहा था। अब ये सब चीज़ें कल मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था, और उसमें बहुत सही क्लियर चीज़ें दी हुई थी। अच्छा हाँ, और अभी तो मैं दिखाऊं आपको, 1 मिनट के। दिखा। इसमें बढ़िया चीज़ दिया हुआ था। मैंने कल बहुत सारी, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था डिपेंडेंसी क्या है क्या नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार, ये है क्या ये? क्योंकि सब चीज़ें नई थी तो मेरे लिए, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है ये। ओके। ये था npm टेस्ट। मैंने इसका डाउनलोड कर दिया था, ये npm टेस्ट। अच्छा, हर बार जैसे विजुअल कोड जब ये खोलते हैं तो ये इनिट करना ज़रूरी होता है? नई एप्लीकेशन के लिए, अगर आप नई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें एक पैकेज डॉट जेसन होता है जो उसकी सारी डिपेंडेंसीज और सब कुछ पैक, उसका नाम वाम। हाइपर लेजर में भी ये आएगा जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखोगे ना, हम्म। तो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होने से पहले उनका ये पैकेज डॉट जेसन बनेगा जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम और क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं उनकी, वो उसमें आपको डिक्लेयर करना होगा। तो अब जैसे ये है ना, ये आप कर रहे थे, इसमें अगर माइनस वाई कर दोगे तो कोई चीज़ आपको फिर लिखनी नहीं पड़ेगी। हाँ जैसे ये है। पुराना वाला ही आएगा। हाँ, अब ये एक टेम्पलेट खाली जो है वो बन गया। अब इसको, इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं है अभी, राइट। हम्म। दिस इज़ योर पैकेज जिसका नाम है टेस्ट। जी। और ये कहीं से कॉपी किया हुआ है क्या? नहीं, ये मैंने वीडियो में निकाला है ये। अच्छा, तो ये जब बन जाएगा उसके बाद जो जो डिपेंडेंसी इसमें चाहिए वो आपको इंस्टॉल करनी होंगी। और उसके साथ अगर आपको पैकेज डॉट जेसन में अपनी वो डिपेंडेंसीज डिक्लेयर्ड भी चाहिए तो वो माइनस माइनस सेव ऑप्शन से आएंगी। ये आ गया। अरे मैंने आपको नोट जेएस इन एक्शन नहीं भेजी ना? नहीं, वो कुछ नहीं है। मैं आपको अभी भेजता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है वो। लेट मी मेल इट टू यू बिफोर आई फॉरगेट। मेल मेल पे कर रहे हैं या कैसे? हाँ मेल पे भेज देता हूँ मैं, 9 MB की फ़ाइल है ये। अच्छा उधर अपलोड कर दूँ? मेल पे भेज दीजिए, मेल पे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। क्योंकि मैं एक्चुअली एक फोल्डर बना रहा हूँ उसके लिए, सब चीज़ें रखने के लिए। आज के ओके। 10 MB फाइल चली जाती है ना जीमेल से? 10 MB। ट्राई कर रहा हूँ मैं, अपलोड हो रही है अभी, हो जाएगी नहीं तो बता देता, चलेगी। अच्छा, चली गई। हाँ जी।
आ गई आपके पास? हम्म। हाँ आ तो गई। ओके, तो इसके अंदर आपको सीक्वेंस में, मतलब आप धीरे, ये है कि लंबी है थोड़ा, इट्स गॉट अराउंड हाउ मेनी पेजेस, तो आप बैकग्राउंड में ये पढ़ सकते हो, इट्स अराउंड 400 को क्वार्टर टू 400 पेजेस ये क्या चीज़ है इसमें? बुक है। नोड जेएस इन एक्सेस। मतलब ये ओराइली की बुक्स आती हैं ना, वही है ये। हाँ जी। ओराइली एक पब्लिशर है, उसकी बुक्स बनती हैं आईटी में, काफ़ी पॉपुलर बुक्स होती हैं उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी एक इन एक्शन सीरीज़ होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे जावा इन एक्शन होगी, J2E इन एक्शन, ऐसी नोड जेएस की इन एक्शन बुक है ये। ओके। तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको 90% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, बट ये कि इसमें टाइम लगेगा, सिर्फ 400 पेज बुक। वो तो बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली इसमें शुरुआत से दिया हुआ है पैकेज डॉट जेसन क्यों होती है ये, हम्म। और इसके अलावा क्या इसका कोई और नाम रख सकते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें जो कि हम स्किप कर जाते हैं क्योंकि हम छोटा सा ट्यूटोरियल पढ़ के हमें उस टाइम पता चल जाते हैं वो क्या चीज़ है और हमने चला दिया कोड, बट वो पता, और उसका जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है दैट वी मिस आउट। तो अगर कोई चीज़ पूरी पढ़नी है देन वी शुड गो फॉर अ बुक। तो ये आप धीरे धीरे पढ़ते रहना, जब मतलब दिन में 15 मिनट पढ़ ली, कुछ चला लिया, इसका सीक्वेंस में पढ़ना सो दैट यू अंडरस्टैंड वन स्टेप आफ्टर द अदर। इसमें आपको 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपकी पूरी स्किल बन जाएगी ना जावास्क्रिप्ट की, दैट्स अ गुड स्किल टू हैव, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ यूज़ होती है, ब्लॉकचेन इज़ वन ऑफ देम। हर कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, वो सब में यूज़ होता है। ओके। ठीक है, मैं तो एक बार देख लेता हूँ उसके बाद करते हैं फिर। राइट, तो अब हम ब्लॉकचेन वाला अपना रिज्यूम करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबसे पहले कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो बताओ मुझे। अभी तो वो नहीं, मैंने अभी देखा भी नहीं। सही बताऊँ अभी वो नहीं देखा है मैंने, और मेरे को पढ़ना भी है अभी। कल मैं डिपेंडेंसी में ही लगा था। अब आज लेट मी देन गो बैक टू, वो कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं कर दूंगा, यहाँ पर 4 ही हैं मेरे पास, वो पड़ी हुई है अभी, क्योंकि बैंडविड्थ इस क्लास के साथ लग जाएगी तो मैं अभी स्टार्ट कर नहीं रहा, जैसे ही ख़त्म होगी ना क्लास मैं कल की भी अपलोड कर दूंगा। कल 28 थी ना, मेरे पास 29 की पड़ी है ना। नहीं, कल 29 थी। हाँ नहीं, मैं वो अपलोडेड देख रहा था कि उसमें कहाँ तक की पड़ी है। वन सेकेंड, वी हैव आलोक 29 की ये पड़ी है, ये मेरे को अभी अपलोड करनी है, आई डू इट। और राइट, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग, नाउ, सो बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन है ना, जिसमें हमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझने थे, हैशिंग, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग एंड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर। ये 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं नॉर्मली जब डिस्कशन करता हूँ विच स्टार्ट्स विद बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, then I consider it to be completed once everyone understands कि ये 3 कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ होते हैं। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप मतलब हैव यू अंडरस्टूड दीज 3 हाँ मुझे वेरी अभी इंपॉर्टेंट तो। कॉन्सेप्ट्स। अब क्या है कि
लेट मी सी, जो हमारा एक बार पीयर टू पीयर नेटवर्किंग जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, वेर यू ब्रॉट अप बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एंड बाकी ये चलता कैसे, जनरल्स प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस टाइम कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी। हाँ जी हाँ जी। तो मैं, और वो थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्चुअली ब्लॉकचेन्स में दी ओनली इनोवेशन इज़ दैट कि प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करके एक प्रैक्टिकली बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम कैसे बनता है, दैट इज़ दी ओनली इनोवेशन दैट ब्लॉकचेन हैज़। अगर आप ब्लॉकचेन के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं उनको देखो तो वो ब्लॉकचेन से बहुत पहले से चली आ रही। डिजिटल सिग्नेचर्स इज़ अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1970s। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, आपके टॉरेंट्स बहुत पहले से यूज़ हो रहे हैं। ब्लॉकचेन इज़ जस्ट 10 years ओल्ड, 2009। Napster, torrents, file sharing, which is peer to peer. ये this is from 20 years before that. और hashes तो उससे भी पुरानी चीज़ है। hashes पहले MD5 hashes होते थे, फिर SHA सीरीज़, SHA-1, SHA-2, अब SHA-3 चलते हैं। एंड हैशेस की एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर आप सोचो तो। एक तो हमने वो डाउनलोड वाले उसमें देखी थी, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी पावरफुल, जिसमें आप डाउनलोड्स में अपनी फ़ाइल की वैलिडिटी और इंटेग्रिटी चेक कर सकते हो, राइट। एंड अब डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो स्लाइटली टेक्निकल, और वो आउटसाइड ऑफ ब्लॉकचेन इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, बिकॉज अब आप जैसे डे टू डे लाइफ्स में डिजिटल सिग्नेचर नहीं करते, आप हाथ वाले सिग्नेचर यूज़ करते हो, चेक पर, डॉक्यूमेंट्स पर जो साइन करते हो, पेपर साइन ही होते हैं। बट अगर आप कभी देखो टैक्स रिटर्न्स जैसे आप फाइल करते होगे, टैक्स रिटर्न्स में एक तो वो ऑप्शन देता है आपको आधार OTP, 99% इंडिया में वही लोग यूज़ करते हैं। बट उसमें एक और ऑप्शन होता है that you can get digital signatures for yourself which you can use and just sign that return form। जो रिटर्न है वो आपको एक डाउनलोड करके दे देता है PDF फॉर्म में, और उस PDF फॉर्म को आप वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि वो PDF लो, उसका हैश बनाओ, अपनी प्राइवेट की लो, उस हैश को उस प्राइवेट की के साथ मिक्स करो, उसको आउटपुट निकालो प्रोसेस से, विच गिव्स यू एन आउटपुट और डिजिटल सिग्नेचर, और वो आपको साइन डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा लीगली। इंडिया में एक IT एक्ट ऑफ 2000 है विच लीगली रिकॉग्नाइजेज क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स। उसमें एक सेक्शन है 3A, वो सेक्शन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को रिकॉग्नाइज करता है। एसिमेट्रिक मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट की। क्रिप्टोग्राफी दो टाइप की होती है। अगर क्रिप्टोग्राफी को अगर हम सिर्फ ये समझें दैट इट इज़ अ मीन्स टू हाइड और सिक्योर डेटा, एनक्रिप्ट इट एंड टर्न इट इनटू अ फॉर्मेट जो किसी को समझ ना आए, देन क्रिप्टोग्राफी ट्रेडिशनली प्रोवाइड्स टू मीन्स। वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो एक की होती है उससे आप डेटा को एनक्रिप्ट करते हो। प्राइवेट की से। अभी प्राइवेट की नहीं है, सिर्फ की, और ये एनक्रिप्टेड डेटा आ गया आपके पास, ठीक है। ये हम डिस्कस करें सिमेट्रिक। अब इसमें की हो सकती है एनी, कोई भी ऐसा अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज़ योर की। इसको आपको डिक्रिप्ट करना है तो आपको वही की चाहिए। क्या चाहिए? वही की चाहिए होगी, अच्छा पब्लिक प्राइवेट की नहीं होगी इसमें। अच्छा। अब जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दिख रहा है वो स्क्रीन पे, हाँ जी हाँ जी। जैसे आपके पास एक की है, ये की वैल्यू है, आपने ये की ली और एक कुछ डेटा लिया, उसे एनक्रिप्ट कर दिया, तो आपके पास आउटपुट आ गई एनक्रिप्टेड। हाँ जी हाँ
वेरी सिमिलर टू हैश, जिसमें आउटपुट से आप इनपुट रिटर्न नहीं कर सकते। फिर जब आपको उसे डिक्रिप्ट करना है, एक्चुअल डेटा निकालना है, तो यही की चाहिए आपको। ये ऐसा नहीं कि किसी की पब्लिक की हो और प्राइवेट की से पब्लिक की से आपने निकाल लिया और उसने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया था ये। सो दिस इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि दोनों साइड सेम, मतलब डिक्रिप्शन साइड भी सेम है और इनक्रिप्शन वो सेम की यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी सिमिलर टू पासवर्ड्स, क्योंकि पासवर्ड एक ही रहता है, हाँ। जब आपको लॉगिन करना वही पासवर्ड। अब इसमें चैलेंज ये हो जाता है दैट किसी को भी अगर की मिल गई आपकी, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई आपकी की, तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है डेटा। द चैलेंज, मतलब ऑल्दो दैट सेम चैलेंज एग्जिस्ट विद प्राइवेट की एंड पब्लिक की एज वेल, बट उसमें ये होता है डिक्रिप्शन के लिए आप वेरिफिकेशन जो होता है आपके लिए वो थ्रू पब्लिक की होता है, विच इज़ अ डिफरेंट की। अगर आपको प्राइवेट की मिल गई तो उससे आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो प्राइवेट की मिल गई, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम, बट आप उससे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। इसे उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में एक आपकी प्राइवेट की है और एक वेरी सिमिलर टू जो अब अभी हमने अभी तक ब्लॉकचेन वाला समझा था, एक पब्लिक की है। ठीक है, हाँ जी। जब आप प्राइवेट की से एनक्रिप्शन जो आप करोगे तो आप ऐसे करोगे, प्राइवेट की प्लस डेटा, हाँ, प्राइवेट की प्लस डेटा, यस। तो ये आपका एनक्रिप्टेड आ गया। ठीक है, एनक्रिप्टेड आ गया। अब डिक्रिप्शन जब आप करोगे हाँ, तो प्राइवेट की नहीं, आप पब की यूज़ करोगे। पब्लिक की आएगा। हाँ, पब की प्लस एनक्रिप्टेड, तो इससे आपका डेटा आ जाएगा। की प्लस एनक्रिप्टेड डाटा ना। हाँ, वो जो आपका इधर पहले स्टेप में आया था डेटा, वो आप इधर घुसाओ और उसे चलाओ एक प्रोसेस के थ्रू, डिक्रिप्शन प्रोसेस, एंड गेट द डेटा दैट वाज एनक्रिप्टेड। तो इससे ये होता है कि जो सिग्नेचर की स्कीम हमने इनिशियली डिस्कस की थी वो चल जाती है इससे, बिकॉज देन पब्लिक की पब्लिक चीज़ है। आपने बेसिकली किसी की पब्लिक की को देखा और उसका जो उसने डेटा पब्लिश किया हुआ है एनक्रिप्टेड वो देखा, और आपको वेरीफाई हो गया कि इसी ने साइन किया है, क्योंकि वो डेटा ही निकल के आ गया। अगर आपका एनक्रिप्टेड डेटा जो है तो वही निकल के आ गया डेटा जो वो कह रहा है कि मैंने साइन किया, राइट। तो दिस इज़ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर आईटी एक्ट इन इंडिया। अब एक बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन्स क्या इंडिया में रिकॉग्नाइज होती हैं या नहीं लीगली। सो देर आर टू थिंग्स। एक तो ब्लॉकचेन ऐसा सच नाम नहीं है जो इंडिया में जो लीगल लेजिस्लेशन जो भी है अराउंड डिजिटल सिग्नेचर्स और अराउंड डेटा प्रोटेक्शन, उसमें ब्लॉकचेन का नाम नहीं है, बट उसमें एक तो डिजिटल सिग्नेचर्स एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी लिखी है। इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूँ, अपनी हैंग हो रहा है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर्स आर देयर इन चैप्टर 3। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। अगर मैं इसमें सेक्शन 3A में जाऊँ, good thing is that all of the legislations in India, they are now available on the internet. You can see any section, any law. Section 3A defines that जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है उसमें एक रिलायबल की डेफिनेशन होती है कि हाउ विल वी कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर स्कीम टू बी रिलायबल। इस सेक्शन में उस रिलायबल की डेफिनेशन दी हुई है, वो ये सब है। सिग्नेचर क्रिएशन एंड ऑथेंटिकेशन डेटा लिंक टू, मतलब ऑथेंटिकेटर एक ही आदमी होना चाहिए, दो आदमी नहीं होने चाहिए। और इसमें
मतलब सिग्नेचर एनी ऑल्टरेशन शुड बी डिटेक्टेबल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने जो हैश वाला जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था, तो इससे कि कोई भी ऑल्टरनेशन होता है आफ्टर द सिग्नेचर, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया, राइट, अब वो डॉक्यूमेंट मान लो पेपर डॉक्यूमेंट साइन किया आपने, राइट, तो वो डॉक्यूमेंट एक दो दिन बाद आपने कहीं सबमिट किया और फिर वहाँ पर जहाँ सबमिट किया उसमें कुछ रब करके कुछ और लिख दिया नंबर, साइन आपका नीचे बना हुआ है बट ऊपर उसने कुछ चेंज कर दिया, तो वो पेपर डॉक्यूमेंट में आजकल पॉसिबल है। इट्स इलीगल बट इट्स पॉसिबल, राइट, बट इट्स समथिंग दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द सिग्नेचर ऑब्वियसली। मतलब आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपने फिर उस कॉपी पे साइन नहीं किया। हाँ, जैसे चेक में होता है कि अगर आपका कुछ गलत हो गया अपने दोबारा सिग्नेचर, वो लीगल नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब आप जैसे कुछ डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मेरा नाम ये है और के नीचे साइन किया है, फिर आपने डिक्लेरेशन कोर्ट में सबमिट किया, कोर्ट में कोई आया क्लर्क को, उसने पैसे दिए, आपका नाम चेंज कर दिया, उसमें डिक्लेरेशन में साइन वाइन सब सेम है, तो दैट डिफीट्स द पर्पस। बट ऑब्वियसली वहाँ आप उस टाइम नहीं हो तो आप वो चेक नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी चेंज हो आफ्टर you've signed a document that should be detectable. It's very important to understand this, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर्स में पॉसिबल है। अब जैसे चेक आप साइन करते हो उसमें ज़ीरो लगा देता है वो, ऑल्दो उसमें बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि आप जो साइन करो उससे पहले अमाउंट पे के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा दो जिससे कि कोई ज़ीरो या कुछ एडिशन ना कर पाए, अमाउंट एकदम लेफ़्ट में लिखो। बट ये थोड़ी मतलब सब्जेक्टिव सी चीज़ें हैं, कोई ज़ीरो के लिए जगह गलती से छोड़ दे या कुछ ऐसा मतलब उसमें वर्ड्स में भी लिखा होता है, बट ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। बट इन डिजिटल सिग्नेचर्स द गुड थिंग इज़ वो फ़ौरन डिटेक्ट हो सकता है, वो सिग्नेचर ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जब आपने मान लो ये एनक्रिप्टेड आपने डिजिटल सिग्नेचर सबमिट किया, मतलब अपना डॉक्यूमेंट एनक्रिप्टेड सबमिट किया, राइट, उसको उसने चेंज कर दिया, कुछ एनक्रिप्टेड में कुछ चेंज, फिर ये प्रोसेस अपने आप फेल होकर डेटा नहीं निकालेगा, ये कुछ और निकालेगा वो विच विल नॉट मैच दिस डेटा। वो तो फिर जब आप इंटरप्रेट करोगे तो पब्लिक की भी चेंज हो जाएगी फिर। नहीं, पब्लिक की सेम है आपका, जैसे नहीं, कल कह रहे थे ना कि जैसे कि प्राइवेट की से ही हमारी पब्लिक की निकलेगी बनेगी, हम्म, तो अगर पब्लिक मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं उसमें चेंज करता हूँ तो मेरा हैशेज चेंज होता है, तो हैशेज जब चेंज हो जाएगा तो मेरा जो प्राइवेट की है वो उससे मेरा पब्लिक की निकलता है तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर आपने अपनी पब्लिक की चेंज करनी है तो आपको प्राइवेट की चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, प्राइवेट की चेंज करनी पड़ेगी। बट मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जब ये दोनों चेंज नहीं होंगे। देखो जैसे आप आलोक हो, आप मान लो एक बहुत बड़ी सीए कंपनी हो, तो आपकी पब की आपकी वेबसाइट पर सबको दिख रही है, ये आपने जैसे www.alok.com आपने बनाया हुआ है, उसमें आपकी पब की इस एड्रेस पर पड़ी हुई है, कोई भी आपकी पब की देख सकता है alok.com पे जाके। अब आपकी सीए कंपनी को डॉक्यूमेंट साइन करती है यूजिंग आपकी जो ऑफिशियल प्राइवेट की है, राइट, वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ प्राइवेट की से और उसका एक एनक्रिप्टेड साइंड फॉर्म आया, जिस एनक्रिप्टेड को आप साइंड डेटा भी बोल सकते हो। अब वो साइन डेटा मान लो आपने सीए किसी और सीए को या कंपनी वेबसाइट पे डाला, वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो कंपनी के रिकॉर्ड्स रखती है, और वहाँ पर किसी ने चेंज कर दिया उसे, अब वो साइन डेटा नहीं रहा, नाउ इट हैज़ बिकम साइन डेटा करप्ट। अब वो लेट्स से इट्स बिकम दिस। अब इस साइन डेटा करप्ट के साथ आप डिक्रिप्ट करोगे या जो भी करोगे वो उसको वेरीफाई करोगे, सेम प्रोसेस, तो आप ये करोगे पब की जो आपकी आलोक की पब की है प्लस साइन डेटा करप्ट। अब ये प्रोसेस आपको जो देगा डेटा, दिस विल नॉट बी, सॉरी, जो आउटपुट ये डॉक देगा, ये डॉक विल नॉट बी दिस डॉक, क्योंकि वो करप्ट डेटा से स्टार्ट हुआ है। अब आपका यहाँ प्रोसेस ये करप्ट डेटा से, सो दिस विल बी मे बी डॉक करप्ट। जब ये डॉक करप्ट हो गया तो यू कैन से कि ये किसी ने चेंज कर दिया है, मेरा जो था वो डॉक्यूमेंट, उसको अगर मैं यहाँ डालता हूँ
तो मेरा वो जो मैंने साइन किया था जो आउटपुट वो मैं यहाँ डालता हूँ तो मेरे पास यही डॉक आ रहा है. आपके यहाँ किसी ने इसे वो किया है मैनिपुलेट. सो इट्स समथिंग वेरी इजी टू डू एंड दैट इज़ व्हाट आईटी एक्ट इज सेइंग कि आपके पास जो चेंज आफ्टर साइनिंग कोई भी चेंज होता है वो डिटेक्टेबल होना चाहिए. एंड दिस इज़ वेयर ब्लॉकचेन्स कम इन. इसका एक और सेक्शन है, सेक्शन 10A. 10A में सीधा उन्होंने एक मिनट सॉरी दूसरा है. IT Act 2065. एक मिनट, इसमें 65 मैं एक्चुअली लॉस. ये भी हमें जरूरत पड़ेगी. नहीं, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कशंस बहुत होते हैं. अब हो सकता है आपको मतलब एज अ डेवलपर ज़रूरत ना हो, बट मैं काफ़ी नॉन डेवलपर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो वो हम मतलब नॉर्मली डिस्कशन इसमें चला जाता है कि क्या ये लीगल है या नहीं, हमारे बिटकॉइंस मतलब सेफ़ हैं या नहीं एंड ऑल दैट. देन आई कीप ऑल ऑफ दिस अवेलेबल. मैं नॉर्मली डेवलपमेंट में ऑब्वियसली दिस नॉट नीडेड, बट जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, इसमें टैम्परिंग के ऊपर डेफिनेशन है. ये क्रिमिनल लाइबिलिटी डिफाइन करता है इन केस यू टैम्पर सम डॉक्यूमेंट. तो सेक्शन 3A कंबाइंड विद सेक्शन 65, ये नॉर्मली लोग मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन करते नहीं क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी ब्लॉकचेन अंडरस्टैंड नहीं करती और ब्लॉकचेन फ्रेटर्निटी लॉज में नहीं जाती. तो इंडिया में इसीलिए ये सारा डिफरेंस और ये मतलब गैप बना हुआ है. सेक्शन 65 प्लस सेक्शन 3A इन कॉम्बिनेशन डिफाइंस ब्लॉकचेन. देखो इसमें लिखा हुआ है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय किया, देन दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. देन हाउ डू यू स्टॉप डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड और डिलीटेड? यूजिंग अ लेजर सिस्टम जो आप डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स का बनाओगे. तो वो लेजर सिस्टम which is the most popular platform for that ledger system, which is blockchain. तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आई वांटेड टू जस्ट लेट यू नो इन केस यू एवर एनकाउंटर अ क्वेश्चन कि, और ये कई बार आजकल इंटरव्यूज में भी आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीगैलिटी ऑफ ब्लॉकचेन. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रेजेंट इट. इनफैक्ट जस्ट अ साइड नोट, मैं since I told you that मैं IT enthusiast हूँ and I'm involved in a lot of activities around blockchain and emerging tech. बहुत सारे startups के साथ connects हैं मेरे. तो हम लोगों ने एक प्लान सोचा था when blockchains were not getting recognized that we should file a case जिसमें एक अपने ही ग्रुप का एक आदमी litigant बनेगा और एक आदमी victim बनेगा. And then we'll try to say that because this system of blockchain exists, हमने इसका डॉक्यूमेंट करप्ट है बट इसे हमने ब्लॉकचेन्स में सेव किया हुआ था, therefore you should recognize that as evidence. अगर उसका ऐसा रूलिंग आ जाती है that this is good evidence, तो वो कहीं पर भी इंडिया में यूज़ हो सकती है रूलिंग. मतलब एक जैसे होता है ना प्रेसिडेंट सेट हो जाता है. बट we didn't get around to doing it because we wanted the government to come up with that law. So this is the whole idea around legality. अब लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था was एक तो we understood the limitation of the Bitcoin blockchain that it can only be used to transaction of money only, right? तो उसमें एक stored value है which could be 1 2 3 which is your balance, और वही वो सर्टिफाई करता है, नथिंग मोर देन दैट, कि आपके पास 5 बिटकॉइन है. अगर आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जाओगे एंड यू वांट टू यूज़ दैट ब्लॉकचेन फॉर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बैलेंसेस ऑफ बिटकॉइंस, वो नहीं कर सकता. दैट्स अ टेक्निकल लिमिटेशन. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ द UTXO मॉडल जो हमने डिस्कस किया था, इन विच इनपुट एंड आउटपुट इज़ हाउ योर बैलेंसेज आर कैलकुलेटेड, इनपुट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड सो फॉर्थ.
नाउ देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड सो अभी आज हम इथेरियम डिस्कस करेंगे बिकॉज इथेरियम इज द बेसिस फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी टू कम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके. ये जो लिमिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस लिमिटेशन वाज अंडरस्टूड and recognized by Bitcoin community in 2011-12. ओके. They felt that it's very limiting to just have one um, stored value that is being recognized. But obviously Bitcoin was geared towards that. It was a digital cash system. It did not focus itself towards anything else apart from cash and finances. So then over the course of 2-3 years it was felt that that is very limiting. There is an option to expand that and define other things on blockchain apart from just digital stored value. That's when smart contracts and Ethereum platform came into picture. Ethereum was the first platform that supported smart contracts. तो Ethereum में क्या था? It's very much similar to Bitcoin. It has that same proof of work concept where transactions form parts of blocks. Those blocks are mined and then they become part of the blockchain. But a part of that mining process also involved getting answers or getting responses to that small piece of code that you deploy as smart contracts. Yesterday we studied what smart contracts mean, right? From its deployment perspective, what you do is there is a promiser and there is a promisee. You create some small logic which define the term of the contract between promiser and promisee, and then you put it on the blockchain. Now imagine as a node you encounter that transaction. So the expectation is Ethereum wants you to execute that transaction, that small JavaScript code or that small piece of code. It's not JavaScript, but execute that code and uska answer nikal kar publish it and let everyone know this is the answer. Then the same code is executed at 200 different machines and the answer is matched. If the answer matches a certain number of nodes, then that execution becomes a part of the blockchain. This is the process that's very similar to mining, where you have voters who submit their proof of work and say that this transaction can form a part of the blockchain. In smart contract enabled Ethereum world, what you do is, instead of calling transactions as means of transferring money, they can also be means of executing small pieces of code. Let me see if I can. Okay, let's not go this far. 1 minute. What happens in Ethereum is that there are two kinds of transactions.
एक तो द ट्रांजैक्शन दैट यू सबमिट टू डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो हमने कल डिस्कस किया था एट अ वेरी हाई लेवल, दैट you take a document of that contract, you convert it into JavaScript, and then you deploy it on the blockchain. Where is that section? I had a slide around that. Anyway, let me show that to you instead of इसमें है क्या. This one. So this is what we studied yesterday, जिसमें हमने एक contract बनाया था. You are able to see it, right? Yes, yes. Now this contract had some. Let's say the same logic that we had applied yesterday. There's a contract participant. Now that participant has his own private key and address. Could be a landlord and a tenant. So both of them are participants to a contract. They both sign the contract, and by signing I mean digitally sign the contract. I'll get to how two people can sign it, and then they put it on the blockchain like a contract transaction. So basically, as I said, there are two types of transactions for the Ethereum blockchain. One is a contract transaction. A contract transaction. Contract transaction means either you are deploying a contract or you are executing a contract. Second is a normal Bitcoin like transaction for transfer of ethers. Ethers is a cryptocurrency for Ethereum. So all of the transactions that interact with contracts. So the first transaction would be you put the contract on the blockchain. Second would be maybe you execute the contract. Third, maybe you read the contract. All of these are contract transactions. And contracts also have addresses on the blockchain. By addresses, what we mean is just say users have private key and address, right? To refer to a contract, you have to know where it is on the blockchain. So the way to do that is just like users are identified on blockchain with their addresses, contracts are also identified with their addresses. So let's say we deploy this contract. The first thing that will happen with deployment of the contract is you will get an address where it's deployed, and this address is what you will use when you want to either read the contract or you want to update or execute some part of the contract. Then you will need this address, and both of them, like executing a contract or deploying a contract, they will create a transaction on the blockchain. So your blockchain ledger would be just say there's one transaction which transfers some ethers to someone. Then there is another transaction that says execute contract at this address with parameters AYC or I mean any parameter. So if your contract is let's say a rent contract, then you can say pay rent, and then pay rent, inside pay rent you will also want to enter what should be the amount of rent for this month. Maybe it's smaller than the agreed upon rent. So you said pay rent 200. So that pay rent 200, that also becomes a part of the transaction and is visible on the blockchain.
So let's say, I mean, at a very high level, what the transaction will say is, Ravi executed a contract at this address with parameters A, Y, C. Now this could be Ravi said pay rent to a contract that's deployed at this address with parameters 20. So that could be a transaction that's saved on the blockchain. Now the result of that, ये वेट वेट ये अभी एक्चुअली कल जो आपने मुझे अभी मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया एक्चुअली कल जो आपने मेरे को बताया था कॉन्ट्रैक्ट में कि जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया था एक लैंडलॉर्ड का और एक टेनेंट का तो जो भाई कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो दोनों तरफ एग्रीमेंट है और दैट विल बी ए फोर्सेबल मतलब कि वो तो उसके अंदर हमारे पास एक हाफ की टेनेंट की होगी और हाफ की जो होगी वो ओनर की होगी क्योंकि दोनों वो मैच जब तक वो नहीं जुड़ेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब मान लीजिए उससे कैसे लिंक हो रहा है? ओके, तो आप वो हाफ की वाला कॉन्सेप्ट अभी भूल जाओ। अच्छा अच्छा द रीज़न फॉर दैट इज़, वो मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया था बिकॉज एक ओनर की एक ही की होती है, और अभी मैं आपको मल्टी साइन कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं मतलब डाल रहा बिकॉज वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट टू प्रूव दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, आई सेड दैट इज़ पॉसिबल इफ बोथ landlord and tenant have the same key split in half. वो मतलब जैसे आप बैंक में जाते हो एंड आपके पास एक लॉकर है बैंक में, तो उसकी दो कीज़ होती हैं हाँ जी हाँ जी और वो दोनों एक साथ जब आप डालते हो, मतलब दो कीज़ इन द सेंस कि एक की बैंक के पास है और एक की आपके पास है, और जो लॉकर मैनेजर है वो आपके साथ लॉकर के खोलता है दोनों कीज़ एक साथ डाल के। ये सिनेरियो यहाँ पर मेरे को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज दो कीज़, एक ट्रांजैक्शन एक ही की से साइन हो सकता है, मतलब दो हो सकते हैं दो यूज़, बट वो आगे की कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह से बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कैन बी इन्वॉल्व, आई सेड कि वो उस तरह से हो सकता है जब एक ही की के दो टुकड़े कर दो, ओके विच इज़ अब बैंक के टर्म्स में वो होगा कि आप जो की है उसको तोड़ दो और एक उसका पीस बैंक के पास है एक आपके पास। अब बैंक इंडिविजुअली जाकर उसे घुसा नहीं सकता क्योंकि वो आधी है, आप भी नहीं कर सकते। तो जब वो दोनों जुड़ जाएंगी तभी वो लॉकर खुल सकता है। सेम कॉन्सेप्ट आई ट्राई टू लिंक अर्लियर, ओके बट ये हो नहीं सकता यहाँ पर, इसमें सबकी अलग अलग कीज़ होंगी। मतलब वैसे हो सकता है अगर आप देखो तो इट्स पॉसिबल, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट मल्टी सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क। मल्टी सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग साइन करें ट्रांजैक्शन को। अच्छा वो इन सब को जब आप समझ जाओगे तब उसके बाद आऊँगा मैं इस पर कि वो कैसे होता है। तो इसीलिए मैं ये अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हाँ, मतलब और मेरे को हाँ, आई एग्री विद यू, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था दैट वाज अ लॉट, उसको इसीलिए मैं आपसे पहले बोलता जो लास्ट क्लास है उसमें आपके कोई क्वेश्चंस हैं देन लेट्स गो ओवर दोज, क्योंकि वो एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है बियॉन्ड विच देन यू विल गेट इनटू ऑल ऑफ दिस कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज समथिंग लाइक दिस कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टेड ऑफ अमाउंट वो आपने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया ब्लॉकचेन पर, एंड देन दैट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अ कोड फाइल लाइक जावास्क्रिप्ट फाइल जिसमें रेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग से हम और बिल्डअप करेंगे। अब उसमें आप कह रहे हो इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस ऑन दैट वी कैन गो ओवर दैट बिकॉज उसके ऊपर बेस करके हम अपनी आगे की डिस्कशंस करेंगे। सो लेट मी जस्ट, सो अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है आप वो अभी बताओ एंड वी कैन क्लैरिफाई दैट। नहीं वो तो मेरे को समझ में आ गया एक्चुअली मैं ये चीज़ थोड़ा सा मैंने कहा ओके, कि मे बी ये भी स्प्लिट वाला जो मैंने आपको बताया था दैट शुड नॉट हैव बीन डन क्योंकि उस स्प्लिट से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये दिस इज़ क्लोज़र टू हाउ इट्स एक्चुअली डन। कल जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट था कि ऐसे हर ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। तो अब स्पेसिफिकली इथेरियम में कैसे होता है वो अब हम उस पर आ गए हैं, और इथेरियम probably we'll just spend like 2 or 3 hours, not more than that, बट उससे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंस समझ में आ जाएगी कि वो क्यों हैं और
वो किस तरह से डिप्लॉय होते हैं, एंड हाउ आर दे एग्जीक्यूटेड एंड हाउ आर दे सीन ऑन ब्लॉकचेन्स। तो कमिंग बैक टू जो मैं अभी कह रहा था, let's assume a single contract, a single owner of the contract. Let's not go into tenant and landlord contracts. हमने मान लो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको कि विच इज़ समथिंग लाइक दिस। हमने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था कि कार रेंटल वाला, राइट, जिसमें आपने कार रेंट पर ली और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कार रेंटिंग कंपनी के साथ कि हर दिन 8 बजे मेरे अकाउंट से इतने डॉलर्स निकाल कर आप इस अकाउंट में डाल देना। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ही साइन किया है। कार रेंटल एजेंसी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है और वो कहती है यस दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपके द्वारा साइंड है ये, सो लेट्स पुट इट ऑन द ब्लॉकचेन। और वो ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली हर रात को 8 बजे आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर हमारे अकाउंट में डाल देगी, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने लिख दिया या आपने अपनी प्राइवेट की से साइन कर दिया इन इथेरियम, देन व्हाट यू विल डू इज दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड सॉलिडिटी, विच वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट। और उस सॉलिडिटी को फिर आप कन्वर्ट करोगे ब्लॉकचेन लैंग्वेज में, विच इज कॉल्ड असेंबली। इसको कॉल है असेंबली लैंग्वेज, आई विल शो यू। अभी जो आप देख रहे हो ना, दीज आर सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें एक बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। दिस इज एक्चुअली स्टिल मोर कॉम्प्लेक्स। कौन सा वाला लूँ? एक बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल स्टोरेज सिंगल इसका नाम है, वेरी सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट क्लास। मतलब स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट से। इसके अंदर आपने एक इंटीजर डिफाइन किया विच इज़ कॉल्ड स्टेट। पब्लिक मीन्स कि कोई भी पढ़ सकता है इंटीजर। फिर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया कि इस इंटीजर की वैल्यू अपडेट कर दो अगर ये 10 से ज़्यादा है। नाउ दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है अगर डेट या टाइम 8 से ज़्यादा हो जाए तो ये एक्शन परफॉर्म करो। और ये एक्शन बैलेंस ट्रांसफ़र भी हो सकता है, और ये एक्शन एज सिंपल एज दिस कि आपने स्टेट को अपडेट कर दिया, ये भी हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब इसको ब्लॉकचेन में डालने के लिए हम तैयार होते हैं तो देन इट बिकम्स समथिंग लाइक इसका इस फॉर्मेट में आ जाता है, कंपाइल्ड फॉर्मेट में, लाइक दिस। दिस इज़ कंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ब्लॉकचेन में अब आप डाल सकते हो। ये जो पूरा आपको डेटा दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली दिस डेटा ओनली, बट ये मशीन लैंग्वेज में है डेटा। जब आप इस डेटा को उठाकर एक ट्रांजैक्शन बनाओगे फॉर ब्लॉकचेन तो क्या होगा, उस ट्रांजैक्शन में एक तो आपकी प्राइवेट की आएगी, एक कुछ स्मॉल अमाउंट आपको देना पड़ता है इथेरियम में फॉर वर्किंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आएगा, और ये सारा डेटा आएगा। इनफैक्ट अमाउंट को आप भूल ही जाओगे, ये होगा, ये पूरा डेटा जो है ये। दिस इज़ योर ट्रांजैक्शन फॉर द इथेरियम ब्लॉकचेन। तो आपने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा यहाँ पर, ये हाथ से लिखा आपने कि ये मेरा लॉजिक है। फिर आपने इसे कन्वर्ट किया बाइट कोड में। बाइट कोड इज़ द ब्लॉकचेन फ्रेंडली, इथेरियम ब्लॉकचेन फ्रेंडली लैंग्वेज। तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है। ये जो जिस आपको सुनाई दे रही है, हेलो हेलो,
हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी हेलो। हेलो, यस, लाइट चला गया। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने अभी तक का तो रिकॉर्ड कर लिया, इट्स 9 o'clock ऑलरेडी। ये जो हम अभी इथेरियम के साथ कर रहे हैं ना, ये चीज़ मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगा विद टेलिंग यू हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स आर, आई मीन व्हाट आईडी आई ओपन, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा था और उसको कैसे फिर इथेरियम पे डालना है। ठीक है, ठीक है, फिर कल करें या आज रात? मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ रात को, अगर मेरे पास स्लॉट होगा 1 घंटे का तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक 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 है, ओके सर, ओके। थैंक यू।